आज हमने जो दो टॉपिक लिए हैं ये बीएमएस फर्स्ट ईयर में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रैंडमली पूछे जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज उन चीज़ों को देखेंगे। पहला है गर्भोत्पादक भाव और दूसरा होता है गर्भोत्पादक सामग्री। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो गर्भोत्पादक भाव होता है वो संख्या में 6 बताया गया आचार्यों के द्वारा और गर्भोत्पादक सामग्री 4। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो गर्भोत्पादक भाव वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी गर्भ के अंदर या बच्चे के अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप होती हैं, जिनके द्वारा डेवलप होती हैं, उनको गर्भोत्पादक भाव कहते हैं। और गर्भ का निर्माण जिनके द्वारा होता है, जिन 4 चीज़ों के द्वारा होता है, उनको गर्भोत्पादक सामग्री कहते हैं। मतलब एक बच्चे के अंदर क्वालिटी डेवलप करता है और दूसरा बच्चे का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। सबसे पहले गर्भोत्पादक भाव की बात करते हैं। ये संख्या में 6 होते हैं। सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो वो 4 होते हैं। अभी हम गर्भोत्पादक भाव देख रहे हैं। तो कौन कौन से गर्भोत्पादक भाव हैं? यहाँ पे संख्या में 6 हैं। कौन कौन से गर्भ के अंदर? पितृज, मातृज, रसज, आत्मज, सत्वज और सात्मज। ये 6 चीजें जो होती हैं शरीर के लक्षणों को व्यक्त करती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है ये पिता की तरफ से जो क्वालिटी आती है पितृज। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि हम लोग क्या ये पढ़ते हैं मॉडर्न के हिसाब से कि कुछ क्वालिटी पिता की तरफ से आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज माँ की तरफ से आती हैं। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टियां हमें जनरल लाइफ में देखने को मिलती है जो माँ के अंदर भी नहीं थी, पिता के अंदर भी नहीं थी। तो ये कहाँ से आई? तो इसका आंसर आयुर्वेद देता है। जो यहाँ पे बचे हुए 4 चीजें हैं वो इसका आंसर करेंगे। खैर, पिता की तरफ से क्या आता है गर्भ के अंदर, तो देख लेते हैं। यहाँ पे केश मतलब जो हमारे सिर के बाल हो जाते हैं, श्मश्रु मतलब दाढ़ी मूछ, लोम मतलब जो हमारे स्किन के जो हेयर्स होते हैं, उसके अलावा अस्थि, तो चलिए बोन्स की बात चल रही है। उसके अलावा नख मतलब नेल्स, दंत मतलब टीथ। अच्छा, यहाँ पे ये केश, श्मश्रु, लोम, नख, दंत ये सब अस्थि धातु से ही रिलेटेड हैं। कोई अस्थि का मल है तो कोई अस्थि का उपधातु है। तो ये अस्थि से रिलेटेड चीजें। उसके अलावा सिरा, स्नायु एवं धमनी और एक और धातु आ गई यहाँ पे रेत। रेत मतलब शुक्र धातु। ये सारी चीजें और जो भी स्थिर चीजें हैं वो पिता की तरफ से आती है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अक्सर लोगों को लगता है जो भी हार्ड चीजें हैं पिता की तरफ से आती हैं, लेकिन सिरा, स्नायु जो धमनी है ये सॉफ्ट चीजें हैं और ये पिता की तरफ से आ रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं माँ की तरफ से क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। तो 4 धातुएं यहाँ पे आ रही हैं। पिता में 2 धातु था, अस्थि एवं शुक्र धातु, लेकिन माँ की तरफ से 4 धातु आ रहा है। मांस, शोणित, मेद एवं मज्जा, ये 4 धातुएं और प्लस 6 आर्गन की बात चल रही है यहाँ पे। हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा एवं गुद। ये सारे के सारे ऑर्गन, 6 ऑर्गन। और उसके अलावा जो भी सॉफ्ट चीजें हैं वो कहाँ से आती हैं? माँ की तरफ से। तो एमसीक्यू पूछा जाता है, जो स्थिर या कठिन चीजें होती हैं वो कहाँ से आती हैं? पिता की तरफ से। जो सॉफ्ट चीजें होती हैं कहाँ से आती हैं? वो माता की तरफ से। और कुछ एग्जाम्पल जो आचार्य सुश्रुत ने दिया था वो सारे नाम यहाँ पे रखे गए हैं। उनको एक साथ रख दीजिए, श्लोक तैयार हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, ये तो माँ पिता की तरफ से हो गया। उसके अलावा भी कुछ और भाव होते हैं, आइए उनको देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है रसज भाव। रसज का मतलब क्या होता है? रस, रस मतलब आहार रस। जब माँ प्रेग्नेंट रहती है, जो भी गर्भिणी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो जैसा खाना खाएगी वैसा ही वो बच्चे के अंदर लगने वाला है। तो माँ के खाने पीने पे क्या चीजें डिपेंडेंट रहती हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर का उपचय। शरीर में जो भी चीजें लगती हैं, मतलब धातुओं की जो वृद्धि होती है, माँ के खाने पीने से ही लगती हैं। बच्चे के अंदर जो भी बल आएगा, वर्ण होगा मतलब कलर वगैरह, उनकी जो भी स्थिति होगी, जो वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, अगर खाना अच्छा खाएगी तो वो होगा, अगर अच्छा खाना नहीं खाएगी तो उन चीज़ों की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब किसके तरफ से आती हैं? माँ के खाने पीने पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आ जाता है आत्मज भाव। आत्मज भाव वो चीज़ें होती हैं जो, अब एक चीज़ आप लोग देखते होंगे भाई, हम अपने ही घर में क्यों पैदा हुए? एक मतलब ठीक ठाक फैमिली होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी अच्छी फैमिली होगी, लेकिन हम अंबानी के घर पे क्यों नहीं पैदा हुए? वहीं हमारे कुछ दोस्त बहुत गरीब घर में पैदा हुए हैं। आखिर ये क्यों हुआ? तो ये चीज़ें होते हैं आत्मज भाव की तरफ वजह से। आत्मज भाव वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें पूर्व जन्म की वजह से आती हैं। पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म किया है उसके आधार पे हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी आ रही हैं वो आत्मज भाव कहलाती हैं। जैसे कि कौन कौन सा श्लोक में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं? इंद्रियाणी मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं अगर अच्छे से काम कर रही हैं तो मतलब हमने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया पिछले जन्म में। हमारा ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख,
ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे आत्मज भाव पे। आत्मज भाव मतलब हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर। अगर हमने अच्छा किया है तो हमारी इंद्रियां अच्छी होंगी, हमारा ज्ञान विज्ञान अच्छा होगा, हमारा आयु अच्छा होगा, हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। और अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो यहाँ पे दुख का भाग लेना पड़ेगा, मतलब दुख के भोगी होंगे और हमारी इंद्रियां कमजोर, ज्ञान विज्ञान कम हो जाएगा, आयु कम होगी, हमें सुख कम मिलेगा। ये चीज़ें आत्मज भाव से आती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनमें कोई भी वर्ड एक एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 5वें नंबर पे जो चीजें हैं, सत्वज भाव। तो सत्वज भाव क्या हो जाता है? मां जैसा विहार। एक था रसज मतलब आहार था कि माँ जो भी खाना पीना खा पी रही है वो उसकी वजह से बच्चे के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है। सत्वज मतलब विहार, मतलब जो भी डेली रूटीन करती है उसकी वजह से जो बच्चे के अंदर प्रॉपर्टी आता है उसको कहते हैं सत्वज भाव। तो क्या डेली रूटीन से? डेली रूटीन मतलब वो चीज़ें जो कर रही है या उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उसका प्रभाव गर्भ पे पड़ता है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाभारत काल में आप लोगों ने अभिमन्यु जी से सीखा होगा कि उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में ही सीख लिया था, कि बाहर बातें चल रही थी और बच्चा अंदर से सब सीख रहा था। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था सत्वज भाव का। खैर, सत्वज भाव की वजह से क्या होता है यहाँ पे? पवित्रता, शौच। शौच मतलब पवित्रता हो जाती है कि वो साफ सुथरा खुद को रखता है, अपना सराउंडिंग साफ सुथरा रखता है। दूसरा आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब ये आस्तिकता या फिर ईश्वर के प्रति जो भी प्रेम भाव है वो रखना। उसका बाद अभ्यासो। अभ्यासों का मतलब क्या हो जाता है? अभ्यास करने की प्रवृत्ति रखना, पढ़ने सीखने जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु होना, ये सत्वज भाव से आता है। उसके अलावा वेदेषु गुरु पूजनम। वेदेषु गुरु पूजनम मतलब वेद एवं गुरु का पूजन करना, मतलब इन चीज़ों का सम्मान करना। जो भी सम्मान करने वाली प्रॉपर्टी आती है वो माँ की वजह से आती है। माँ के विहार मतलब उसके जो भी सराउंडिंग में वो देख रही है, सीख रही है या वो कर रही है, वो भाव बच्चे के अंदर आ रहा है, वैसा ही बच्चा आगे जाके ये करने वाला है। तो यही चीज़ें हैं। एक तो बच्चे के अंदर पवित्रता, ईश्वर के प्रति आसक्ति, वेदों में रुचि और उनका अध्ययन करने की प्रवृत्ति। वेद की रुचि मतलब पहले ज़माने में पढ़ाई के नाम पे सिर्फ वेद ही हुआ करते हैं। आज के ज़माने में आप जिस भी फील्ड में हैं उसकी पढ़ाई करने की प्रवृत्ति। उसके अलावा जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु आचार्य वृद्ध विद्वान, इनके प्रति आदर जो भाव होता है ये सत्वज भाव होता है। ये गर्भ से ही सीख के आता है बच्चा। नेक्स्ट हो जाता है सात्मेज भाव। सात्मेज भाव वो चाहे जो रेगुलर चीज़ें प्रैक्टिस करने की वजह से आ जाती हैं, कि माँ जो भी डेली कर रही है या फिर बच्चा पैदा होने के बाद फिर डेली डेली वो अपने प्रैक्टिस या रूटीन में करने की वजह से वो चीज़ें गेन कर सकता है। जैसे क्या? वीर्य मतलब पोटेंसी की बात चल रही है, आरोग्य मतलब उसके हेल्थ की बात चल रही है। बल वर्ण को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। अगर आपको याद हो तो बल वर्ण दो जगह बोला गया है। एक सात्मेज भाव जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एक रसज भाव था वहाँ पे। उसके अलावा मेघा मतलब जो उसकी दिमाग की शक्ति होती है। ये सारी चीज़ें जो प्रतिदिन ग्रहण की जाती हैं, सतत अभ्यास के द्वारा की जाती हैं, वो हमारा होता है सात्मेज भाव। तो आई होप आपको ये 6 चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक गर्भोत्पादक सामग्री के ऊपर। भाव हमारे 6 थे: पित्रज, मात्रज, रसज, आत्मज, सत्वज, सात्मज। और आगे हम आने वाले हैं गर्भोत्पादक सामग्री। तो गर्भोत्पादक सामग्री मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शुक्र एवं शोणित आपस में मिले और गर्भ का निर्माण हो गया। तो सिर्फ शुक्र एवं शोणित की वजह से ही गर्भ का निर्माण नहीं होता है, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो गर्भ के निर्माण करने में हेल्प करती हैं, उनको गर्भोत्पादक सामग्री कहते हैं। श्लोक में यहां पे लिखा हुआ है ध्रुवम चतुर्णाम। अच्छा, ध्रुवम वर्ड इसलिए श्लोक में यूज कर लिया गया है, जैसे ध्रुव तारा एक अडिग तारा होता है कि भाई एक उत्तर दिशा में निकलता है और वो हमेशा वहीं पे निकलेगा, वो एकदम फिक्स है, अडिग है। वैसे ही गर्भ के निर्माण में ये जो आगे 4 चीजें बोलने वाले हैं वो चीजें अडिग हैं। अगर इन चारों में से कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो गर्भधारण में बहुत दिक्कत आती है। तो ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्या चतुर्णाम, ये 4 चीजें हैं जो एकदम अडिग हैं, जो कि गर्भ की उत्पन्न करने के लिए, गर्भ के स्टेबिलिटी या फिर गर्भ धारण करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कौन सी चीजें हैं? ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ये किसके लिए जनरली रहते हैं? एक अंकुर को उत्पन्न करने के लिए। अंकुर मतलब जैसे कोई पौधा अगर उत्पन्न होना है तो उनके लिए जैसे ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा ही सेम हमारे शरीर में भी ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतु मतलब हम ऐसे बाहर से अगर बात करते हैं तो वेदर की बात चलती है। क्षेत्र मतलब जो जमीन है उसकी बात चल रही है। अंबु मतलब जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं,
बीज मतलब सीड की बात चल रही है। वैसे हमारे शरीर में क्या होता है, तो ऋतु का अर्थ क्या हो जाता है, उचित काल। अभी क्या क्या है ये चारों चीजें हम अलग से एक्सप्लेन कर लेंगे अगले वाले स्लाइड में। ऋतु का मतलब होता है काल, क्षेत्र का मतलब होता है गर्भाशय मतलब यूटेरस, जिसके अंदर जिस जमीन पे वो आगे बढ़ने वाला है। अंबु जल का मतलब क्या होता है, आहार रस, माँ जो भी खाना पीना खा रही है वो आहार रस। और बीज का मतलब होता है शुक्र आर्तो। हाँ, हमेशा शुक्र आर्तो ही जानते थे, लेकिन अगर ठीक से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो भी गर्भ का धारण नहीं हो पाएगा। अगर गर्भाशय अच्छा नहीं है तो वो मिसकैरेज या एबॉर्शन हो जाएगा। अगर काल सही नहीं है, सही टाइम पे अगर ये इंटरकोर्स अगर नहीं होता है तो गर्भधारण नहीं होने वाला है। तो एक एक चीजों को हम लोग अलग अलग से देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ऋतु। ऋतु का मतलब काल। तो काल के लिए क्या चीजें बोली गई हैं, काल दो पॉइंट से एक तो लिया जाता है। सबसे पहला तो एक रहता है ऋतुस द्वादश रात्रम, 12 रात। 12 रात्र मतलब 12 दिन की बात चल रही है यहाँ पे। तो गर्भधारण योग आर्तव दर्शन से 12 दिन का समय, मतलब आर्तव दर्शन मतलब जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जब वो खत्म होता है उसके बाद तक का 12 दिन का समय इन्होंने लिया है कि उसी टाइम पे ही अगर इंटरकोर्स होता है तो फिर गर्भ का धारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके अलावा एक और काल का मतलब क्या आ जाता है, माइनार्क और मेनोपॉज वाला। 12 वर्ष की अवस्था के बाद और 50 वर्ष की अवस्था के पहले, इसी बीच में 12 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में ही जो आर्तव दर्शन का के बाद का 12 दिन रहता है वही उचित ऋतु है। इसी टाइम पे कोई भी कंसीव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। 12 साल के पहले करेंगे तो भी गर्भधारण नहीं होगा, 50 वर्ष के बाद करेंगे तो भी गर्भधारण नहीं होगा, और आर्तव दर्शन के बाद जो 12 दिन का बोला गया है उसके आगे या पीछे करेंगे तो भी गर्भधारण नहीं होगा। तो ये होता है ऋतु का मतलब। नेक्स्ट है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब यूटरस की बात चल रही है कि जो जहाँ पे गर्भ का धारण, जहाँ पे गर्भ रुकने वाला है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। तो जहाँ पे गर्भ की उत्पत्ति होती है या गर्भ रहता है, जहाँ पे उसकी वृद्धि होती है, उस स्थान को क्षेत्र या फिर गर्भाशय या फिर गर्भशैया कहा जाता है। अब ये गर्भशैया के बारे में भी कुछ अलग से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो गर्भशैया कैसा होना चाहिए। तो वो मांसपेशियों से युक्त सुशीर मतलब खोखला अंग होता है। इसके लिए एक एमसीक्यू पूछा जाता है, रोहित मत्स्य मुखाकृति, मतलब रोहित मछली के मुख के समान किसकी ओपनिंग है, किस ऑर्गन की है। रोहित मछली मतलब रोहू मछली जो बोला जाता है, उसके मछली के समान जिसका मुख है वो होता है हमारा गर्भाशय होता है। गर्भाशय का भी मुख बहुत छोटा हो, लेकिन पीछे की तरफ बहुत बड़ा एरिया रहता है जिसके अंदर गर्भ ठहर सकता है, गर्भ रुक सकता है। यहीं पे गर्भ के अंगों का, अंग प्रत्यंगों का सबका विकास होता है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूटरस या फिर गर्भाशय अगर अच्छा है तो बच्चा वहां पे पूरे 9 महीने तक अच्छे से वहां पे रुक पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अंबु या फिर जल की बात हो रही है। तो स्त्री शरीर से गर्भ को मिलने वाला जो रस होता है, रस एवं रक्त, यही होता है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर अच्छे से खाना पीना अगर माँ को नहीं मिलता है तो फिर गर्भ का भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता। अब जो अच्छे से माँ को क्यों खाना पीना देना चाहिए, जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो भी खाना खा रहे हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को लग रहा है, लेकिन माँ का जो आहार है वो 3 भागों में विभक्त हो जाता है। पहला तो वो उसके खुद के शरीर को लगेगा, ये तो है, फिक्स है। दूसरा क्या हो जाता है, स्तन्य मतलब मदर मिल्क का फॉर्मेशन करने में थोड़ा सा पार्ट चला जाता है, और जो तीसरा पार्ट रहता है वो गर्भ को जाके लगता है। तो जो हम खाना खाए बस हमारे शरीर को लग रहा है, लेकिन माँ ने जो खाना खाया वो 3 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। इसलिए कभी भी गर्भिणी को ज़्यादा अच्छा आहार रस दिया जाता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच चीज़ें दी जाती हैं, हेल्दी चीज़ें दी जाती हैं। और लास्ट में आता है बीज। बीज मतलब पुरुष बीज या स्त्री बीज की बात करते हैं, मतलब स्पर्मेटोजो या फिर ओवम की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो शुद्ध शुक्र एवं शुद्ध आर्तव। अगर शुद्ध शुक्र है, आप लोगों ने श्लोक पढ़ा होगा स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मदगंधीज वाला, वो वाला, या फिर आर्तव का चरक एवं सुश्रुत दोनों लोक का पढ़ा होगा। तो जो शुद्ध होता है, अगर शुद्ध बीज मिला तो ही अच्छे गर्भ का निर्माण होगा, अगर शुद्ध बीज नहीं है तो अच्छे गर्भ का निर्माण नहीं होगा। तो आई होप अब आपको गर्भोत्पादक भाव एवं गर्भोत्पादक सामग्री, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। भाव 6 होते हैं, सामग्री 4 होती है। भाव में 6 चीज़ें कौन सी होती हैं जो प्रॉपर्टी को डेवलप करती हैं गर्भ के अंदर, मातृज, पित्रज, रसज, आत्मज, सत्वज, सात्म्यज। और गर्भोत्पादक सामग्री वो होता है जिनकी वजह से ही गर्भ का निर्माण होता है, तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक चीज़ें। अगर इस टॉपिक में या किसी और भी टॉपिक में किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक और
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, उसका हम फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।